आज हम फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस की रेट पता करेंगे कि डिफरेंट टेम्परेचर पे कैसी होती है, डिफरेंट वेवलेंथ पर कैसी होती है। और इसके लिए जो एपरेटस हम यूज़ करते हैं उसका नाम है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है, विल्मोट्स बबलर। तो विल्मोट्स बबलर टू मेज़र द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये रेट हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो पहले इस एपरेटस के बारे में जान लेते हैं कि इसे हमें अगर सेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक चौड़े मुंह का फ्लास्क हमने ले रखा है, कोनिकल फ्लास्क है, जिसका जो मुंह है ये काफ़ी चौड़ा है। इसको पानी से भरा हुआ है और यहाँ पर हम एक कॉक इसमें लगा देते हैं, ऐसा कॉक जिसमें छेद होता है, क्योंकि इस एपरेटस को हम तभी कंप्लीट कर पाएंगे अगर कॉर्क में छेद नहीं है तो हम बाकी के जो यहाँ पर ट्यूब्स दिखा रखी हैं उसे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसको कोनिकल फ्लास्क को जो चौड़े मुंह का है भरने के बाद हम कॉक लगा देते हैं। कॉक में जैसा बताया छेद है, तो इसके बाद हम यहाँ पर एक चौड़ी ट्यूब इसमें लगाते हैं, जिसके कि ऊपर और नीचे दोनों के पार्ट्स खुले हुए हैं और नीचे का पार्ट भी पानी में डूबा रहता है और ऊपर भी हमें पानी दिखाई दे रहा है। और ये जो चौड़ी ट्यूब है इसमें फिर हम एक नैरो ट्यूब को फिक्स करते हैं। नैरो ट्यूब में भी ऊपर का सिरा काफ़ी पतला है लेकिन ओपन है, और नीचे का जो सिरा है वो एक टेस्ट ट्यूब की जितना घेरा होता है उतना यहाँ पर इसका होता है। और इसमें एक हाइड्रेला प्लांट को हम फिक्स कर देते हैं, क्योंकि ये एक हाइड्रोफाइट है और ये पानी से ही अपना फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी करता है। तो इस एपरेटस को अच्छे से फिक्स करने के बाद फिर हम एक्टिविटीज़ को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से क्या फ़र्क पड़ता है जब इसमें केवल टैप वाटर होता है। और इस एपरेटस को, जैसा कि हम क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस देख रहे हैं, तो हम ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पर इस प्लांट को धूप अच्छे से मिल सके, तो सूरज की जो किरणें हैं वो इस पर प्रॉपरली पहुँचे। तो उसको पहुँचने के बाद पहले अगर हमने टैप वाटर में इस प्लांट को फिक्स किया है, केवल पानी ही है इसमें, तो हम देखते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस ऑलमोस्ट इसमें स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि फ्रेश वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ नहीं होती है और फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी प्रॉपरली शुरू नहीं हो पाती है। फिर हम इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालना शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी शुरू होती है और उसकी वजह से जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है उसके वो गैस बुलबुले के रूप में, एयर बबल्स के रूप में हमें पानी में से निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो इन एयर बबल्स की रेट कितनी है, किस स्पीड से ये निकल रहे हैं, उससे हम ये देख सकते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ी है या कम हुई है। तो बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाने पर इसकी हमें रेट फ़ोटोसिंथेसिस की इंक्रीज़ होते हुए दिखाई देती है, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज़्यादा होकर पानी की एक्टिविटी को या दूसरे फैक्टर्स को इफ़ेक्ट ना करे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में हम देख सकते हैं फ़ोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज़ होती है। और फिर हम इसकी सनलाइट में देख सकते हैं। हमें ये पता है कि जैसे ही फुल सनलाइट होती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती है। अगर हम छाया में इस प्लांट को रख दें या धूप जहाँ पे कम आ रही हो, प्रॉपरली प्लांट तक नहीं पहुँच रही हो, तो फिर जो स्पीड है बबल्स निकलने की कम हो जाएगी, और छाया में है तो ये बिल्कुल रुक जाएगी। और जैसे ही हम इसे कंप्लीट सनलाइट में रखेंगे तो फिर से बबल्स का निकलना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए फुल सनलाइट की फ़ोटोसिंथेसिस, प्रॉपर फ़ोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से हम इस
फ्लास्क के चारों तरफ रेड कलर का पेपर लगा दें या ब्लू कलर का यहाँ पर हम पेपर लगा दें, तो उससे भी हम इसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं कि इसमें किस रेड, ब्लू और ग्रीन और भी कलर्स हम लेकर फ़ोटोसिंथेसिस का इफ़ेक्ट देख सकते हैं। तो जब हम रेड लाइट का यहाँ पर पेपर लगाते हैं तो हम जनरली देखते हैं कि जो रेट ऑफ फ़ोटोसिंथेसिस की है वो बढ़ जाती है, और रेड लाइट फ़ोटोसिंथेसिस के लिए बेस्ट वेवलेंथ मानी जाती है जब हम रेट ऑफ फ़ोटोसिंथेसिस या रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं। इसके बाद अगर हम ब्लू लगाते हैं तो इसमें भी हमको फ़ोटोसिंथेसिस होता हुआ दिखाई देता है, एयर बबल्स यहाँ पे बनते हैं, लेकिन उसका जो कंसंट्रेशन है वो रेड लाइट से कम होती है। तो रेड और ब्लू दोनों में ही फ़ोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होती है, बट बेस्ट रेड वेवलेंथ पे या रेड लाइट में ये होती है। और अगर हम इसमें ग्रीन लगा देते हैं तो ये रुक जाता है। ग्रीन किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करता है, तो जो सन रेज़ जो इसमें पहुंचनी चाहिए प्रॉपर्ली नहीं पहुंचती हैं, और ग्रीन लाइट के इफ़ेक्ट में ये पूरी तरह से रुक जाता है। तो जब हम वेवलेंथ्स को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि रेड वेवलेंथ में बेस्ट फ़ोटोसिंथेसिस होता है, और ब्लू होती है तो भी फ़ोटोसिंथेसिस की रेट होती है, थोड़ी कम होती है लेकिन होती है, पूरी तरह से नहीं रुकती है। और अगर हम टेम्परेचर का इफ़ेक्ट देखना चाहें कि किस तापमान पे, तो जनरली 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड तक हम जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ऑप्टिमम हमको फ़ोटोसिंथेसिस की रेट मिलती है। 30 to 35 के बीच में ये बेस्ट होती है, जिसे कि ऑप्टिमल टेम्परेचर माना जाता है। तो 10 से नीचे और हम 35 से ऊपर अगर टेम्परेचर को रखते हैं तो फिर से फ़ोटोसिंथेसिस की रेट कम होने लगती है, और 0 डिग्री या फिर 40-50 तक हम टेम्परेचर ले जाते हैं तो फ़ोटोसिंथेसिस की रेट बिल्कुल बंद हो जाती है, क्योंकि वो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को प्लांट के इफ़ेक्ट करती है और फिर फ़ोटोसिंथेसिस का रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो हम इन सारे स्टेप्स के साथ, इस विल्मोट बबलर के साथ फ़ोटोसिंथेसिस की रेट को पता कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण बेहतर तरीके से होता है और ऑक्सीजन उसमें से रिलीज़ होती है। और ये रिलीज़ ऑक्सीजन हम एयर बबल को काउंट करके, उनकी स्पीड को देख करके, दोनों नंबर ऑफ़ बबल्स प्लस स्पीड दोनों को देख करके इस एपरेटस की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें बहुत सारे मटेरियल्स की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी हमें नहीं चाहिए। एक फ्लास्क सिंपल सा चाहिए, कॉर्क पर ऐसा जिसमें कि छेद हो और उसमें हम 2 बड़ी और छोटी ट्यूब्स को फिक्स कर सकें, और एक हाइड्रिला का प्लांट। और इसके साथ फिर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हुए, डिफरेंट रेड लाइट्स, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स और वेवलेंथ को देखते हुए, टेम्परेचर को देखते हुए हम इस एक्सपेरिमेंट को बहुत आराम से कर सकते हैं। थैंक यू।